हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की बुक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 6 की कंप्लीट कर ली, 7 की कंप्लीट कर ली, अभी हमारी 8 की रहती है। वो फ्राइडे को क्लास आएगी सबकी इंक्लूड होके। तो अब हम कर रहे हैं 9 क्लास की एनसीईआरटी, जो हमारे टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ समझते हैं कि 6 to 8 करनी है, नहीं 6 to 10 करनी है टीजीटी को भी, और पीजीटी को 9 to 12 करनी है। ठीक है, जैसे कि हम कल फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। पहला था हमारा दो बैलों की कथा, प्रेमचंद लेखक थे, और वो विदा की जो विदा थी, कौन सी विदा थी, गद की कौन सी विदा थी, वो गद की कहानी विदा थी। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है लहसा की, और ये गद की विदा कौन सी है, ये यात्रा वृतांत है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। आज भी आपको चैप्टर नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ये चैप्टर दोनों पहले करवा रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राहुल सांकृत्यायन, पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे क्योंकि लेखक से बहुत उनकी कृतियां पूछ ली जाती हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में नैनीहाल गांव पंदा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पैतृक गांव कैनेला था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, ये आपको याद रखना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, तो इनका मतलब मूल नाम क्या था, राहुल सांकृत्यायन का केदारनाथ पांडे था। और मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म वर्ष था वो कौन सा था, 1880 था, लम्ही ग्राम था। ठीक है, तो उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो जो राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और कब कहाँ किया था, श्रीलंका किया था 1930 में जाकर। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें पता चल गया जो राहुल सांकृत्यायन है, एक तो इनका ये रियल नाम नहीं है, इनका रियल नाम क्या है, केदारनाथ पांडे है। और कहाँ पर जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनका जो नाम है वो बदला था। तब उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, राहुल सांकृत्यायन रख लिया था। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, आप्रमस, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था क्योंकि वो सभी भाषाओं को जानते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन के ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत के लिए जो राहुल सांकृत्यायन ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप यदि राहुल सांकृत्यायन के चैप्टर के बारे में पूछना चाहोगे तो मैं इस पार्ट को बताऊंगी, क्योंकि इस पार्ट से इनकी रचनाएं हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे DSSS है, KVS है, EMRS है, या कोई भी एग्जाम है, यूपी टेट है। तो राहुल जो मतलब हर एग्जाम में मतलब मोस्टली इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं और यात्रा वृत्तांत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से करने हैं। जैसे सबसे पहले है मेरी जीवन यात्रा, कितने भागों में है, 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, ये बहुत ज्यादा बार पूछी जाती आने वाली रचना है, वोल्गा से गंगा। भागो नहीं तो दुनिया बदलो, दिमाग की गुलामी, और घुमक्कड़ शास्त्र। मैंने आपको कह दिया 90%, आपको चैप्टर में से 90% ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करने क्योंकि इसकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, साहित्य, विज्ञान आदि विभिन्न से विषयों में राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 150 है। राहुल जी ने बहुत सी विलुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृतांत में राहुल जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा था। इससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया गया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी होती है। तो है, यदि हम यात्रा करेंगे तो हमें किसी भी स्थान की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में और उनके जो रिवाज हैं, कल्चर है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। भाषा, संस्कृति आदि का आदान प्रदान होता है। राहुल जी की विभिन्न स्थानों की भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इस चैप्टर का ये है जो ये हमारा विषय बता दिया जाता है कि जो यहाँ आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, यात्रा वृतांत पढ़ेंगे, उसका विषय क्या है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो लहसा की ओर चैप्टर है, इसका जो ये कहाँ से लिया गया है, प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। जो पूछ सकते हैं, जो इन्होंने लहसा की ओर यात्रा
यात्रा वृत्तांत है, इसमें ये यात्रा उन्होंने कब की थी और किस रास्ते से की थी। तो इन्होंने 1929 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि भारत से तिब्बत जाना उस समय प्रतिबंध लगा हुआ था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। जब उन्होंने ये यात्रा की थी तो भिखमंगे का रूप धारण करके उन्होंने यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन और रोचक शैली में किया गया है। जो लहसा की ओर जो पाठ है ना, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तिब्बत से लहसा की ओर जो जाते हुए रास्ते में जो जो कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं और जो भी वहाँ के दुर्गम रास्ते हैं, उनका वर्णन इस चैप्टर के अंदर किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद करती हूँ इस पाठ से आप इस पाठ के बारे में समझ गए होंगे कि यहाँ पर तिब्बत की यात्रा तिब्बत से लहसा की ओर जो यात्रा है उसमें आने वाली कठिनाइयों, परिस्थितियों और दुर्गम स्थलों का वर्णन पूरे पाठ के अंदर किया गया है। अब हम इसकी शब्द संपदा को करेंगे, क्योंकि कई बार इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमें पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जैसे डांडा है, इस चैप्टर के अंदर यूज हुआ, उसका मतलब क्या है? डांडा का मतलब है ऊंची जमीन। थोंगला का मतलब है तिब्बत सीमा का एक स्थान। बीटे का मतलब होता है टीले आकार का एक ऊंचा सा स्थान। कंडे का मतलब होता है गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन आदि के काम में आते हैं। आगे है सत्तू, वहां पर जो लोग हैं सत्तू पीते थे। तो भुने हुए अन्न जौ और चना का आटा को सत्तू बोलते हैं। थुक्पा बोलते हैं सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी या मांस के साथ पतली लई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं पेपर के अंदर थुक्पा क्या होता है? थुक्पा क्या होता है? सत्तू चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लोई की तरह पकाया जाने वाला खाद्य पदार्थ। गंडा क्या होता है? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा और कपड़ा। चीरी होता है फटी हुई। बरिया होता है भारवाहक। और सुमित जो इस चैप्टर के अंदर जो राहुल उसका जो भिखमंगे का बेस बदलकर तिब्बत यात्रा पर गए थे, तो उसके साथ एक सुमिति भी था जो एक मंगोल भिक्षुक था। तो इस आपको सुमिति के बारे में पता होना चाहिए कौन था। ये लेखक की यात्रा के दौरान एक मिला मंगोल भिक्षुक जिसका नाम लोमजंग शेख था, जिसका अर्थ हुआ सुमिति, और अतः सुविधा के लिए लेखक उसे सुमिति कहता था। लोमजंग कहना थोड़ा मुश्किल है, तो उसने सुविधा के लिए सुमिति कह देता था उसको वो। तो आगे हम करते हैं दो चिटें क्या थी? नेयम गांव के पास पुल से नदी पार करते हुए लोंगपोन के हाथ लिखी हुई लम्यक जो राहगीर था, जो लेखक ने उसे अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से एक चिट्ठी प्राप्त की थी, उसके बारे में बताया गया है। दोकनिवक्स्तो क्या कौन था? दोकनिवक्स्तो का इस चैप्टर के अंदर वर्णन हुआ है, जो घोड़े पर बैठ के चलता था। स्पेनिश उपन्यासकार है जो 17वीं शताब्दी का है। उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक है जो घोड़े पर चलता था। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके करते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें जो जैसे पहले हमने चैप्टर कर लिया तो अब हम उसको भूल गए होंगे, तो मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको जो चैप्टर था वो रिकॉल हो जाए कम समय में। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको योग चैप्टर के अंदर करवा दिया है अच्छे से, तो आप कर लेना। जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? केदारनाथ पांडे उसका नाम है। काशी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। भाषा कौन कौन सी जानते थे और उनकी कृतियां, तो आपको कहते हैं स्टार लगा लो। आपको एक एक कृति उसकी याद होनी चाहिए, और याद करने का भी तरीका है, जब आप चैप्टर पढ़ लो तो माइंड के अंदर रिकॉल करो उनकी कौन कौन से यात्रा वृत्तांत थे राहुल सांकृत्यायन के। गद की विदा कौन सी थी? यात्रा वृत्तांत थी। पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं एक बार। इस पाठ का सारांश और मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह अंश राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से ली गया, जो 1920-30 में नेपाल के रास्ते से उन्होंने की थी। तिब्बत की सामाजिक स्थिति, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत और पर्दा की प्रथा नहीं थी। जब उन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी ने ये यात्रा की थी, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं थी। लोग बहुत उदार और अपरिचितों को भी अपने घर के भीतर आने देते थे। उस समय के लोग क्या थे? बहुत उदार थे, और जो जिसको हम नहीं जानते थे उनको भी घर के अंदर आने देते थे। तो इस पाठ के अंदर जब हमने पहले पढ़ा था, तो क्या है, जो राहुल सांकृत्यायन चाय के लिए जाते हैं तो वो घर के अंदर जाकर अपनी चाय बना सकते हैं। यात्रा में क्या क्या चुनौतियां आई? लेखक ने भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा अनुमति नहीं थी। डांडे की
विकटता। डांडे तिब्बत में सबसे डांडे देखो, अब हमने शब्द समदा में पढ़ा था। डांडे क्या होता है? बहुत ही ऊंची जो जमीन होती है उसको बोलते हैं। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, जहाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं और डाकुओं का भय बना रहता है। हथियार और कानून का अभाव। तिब्बत में हथियार का कोई कानून न होने के कारण लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक का क्या करते थे? उपयोग करते थे। जो सुमिति कौन था? सुमिति का व्यक्तित्व क्या क्या था? जो सुमिति था वो एक मंगोल भिक्षुक था जिसके यजमान तिब्बत में हर गांव में थे, और लेखक उन्हें यात्रा में बहुत सहायता मिली। जो राहुल कृत्यान थे, सुमिति के साथ जाने से उसको क्या हुआ? बहुत यात्रा मिली। जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है वो देख लीजिए। तिब्बत में चाय का अनोखा तरीका था, तो वहाँ क्या करते थे? चाय में नमक, मक्खन और सोडा का प्रयोग करते थे। भिखमंगे के वेश में यात्रा करने का कारण क्या था? क्योंकि वहां पर भारतीयों को जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। शेखर विहार कुंजूर का हस्तलिखियों का प्रतिनिधित्व, महत्व। जो बुद्ध की जो लिपियां थी वहां पर उनके महत्व के बारे में, प्रतिलिपियों के महत्व के बारे में बताया गया है। जो चैप्टर के अंदर प्रश्न उत्तर है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बस मैं इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि हमने ये चैप्टर अब सिर्फ इसकी समरी की है, की पॉइंट की है। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे इनसे हमारे चैप्टर ना पढ़ने की वजह से जो पॉइंट हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के कारण बावजूद लेखक के ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। कहने का मतलब है जब लेखक ने पहली बार भिखमंगे के वेश में यात्रा की तो उनको रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था। जब उन्होंने अच्छे भद्र व्यक्ति के रूप में यात्रा की तो तब उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान क्यों नहीं मिला? तो इसका कारण क्या था? इसका कारण करते हैं। इसका मुख्य कारण लोगों की मनोवृत्ति और उस समय का अंतर था। क्या था? लोगों की मनोवृत्ति पहले कुछ और थी और अब कुछ हो रहा है। पहली यात्रा में लेखक के साथ सुमिति थे जिसकी वहां अच्छी पहचान थी। साथ ही वहां लोग शाम के वक्त छंग नशीला पदार्थ पीकर होश खो देते थे, जिससे उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती थी। और दूसरा क्वेश्चन, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय था? हथियार कानून न होने के कारण पिस्तौल और बंदूक लाठी की तरह लोग लेकर घूमते थे। निर्जन स्थानों पर डाकू पहले यात्रियों को मारते थे और फिर देखते थे कि उनके पास कुछ पैसा तो नहीं है। और पुलिस और खुफिया विभाग भी वहां पर ज्यादा सक्रिय नहीं था। जब यात्रा की थी तो वहां पर एक व्यक्ति को ऐसे ही मार दिया था। मारने के बाद उसके पास से जो पैसा वगैरह वो चेक किया था कि उसके पास पैसा वगैरह है या नहीं है। तो वहां पर कहने का भाव ये है कि तिब्बत में उसके जो कानून के लिए कोई मतलब जो हथियारों के लिए कोई कानून नहीं था। लेखक लड़कोर के मार्ग पर अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? लेखक है जो राहुल सांकृत्यान को कहा गया है। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था और धीरे चल रहा था। साथ ही लेखक एक जगह रास्ता भटक कर गलत रास्ते पर 1.5 मील आगे निकल गया था, जिससे वापस लौटकर सही रास्ते पर आने में समय लगा। लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि वो जगह जगह सुमिति के जगह जगह यजमान थे तो थोड़ी थोड़ी देर में वो इधर उधर चला जाता था। तो लेखक एक जगह उनको रोक लेता है, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब वो दूसरी बार जाता तो उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक को मंदिरों में बुद्ध की क्या मिल गई थी? जो बुद्ध है उनकी अनुवाद की हुई 103 पोथियां मिल गई थी। वे उन भारी और महत्वपूर्ण पुस्तकों के अध्ययन में लीन हो गए थे जो लेखक है राहुल सांकृत्यान। तो वो उसको इसलिए नहीं रोकता कि वो क्या करता है, जो बुद्ध की अनुवादक लिखी हुई हस्तलिपियां थी उनको पढ़ने लग जाता है। इसलिए उन्होंने सुमिति को यजमानों के पास जाने दिया ताकि वो शांति से उन्हें पढ़ सके। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय के तिब्बती समाज कैसा था? उस समय का तिब्बती समाज बहुत सुंदर था, क्योंकि वहां पर उस समय जाति पाति छुआछूत नहीं थी। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों के घर में प्रवेश या चाय बनाने की पूरी छूट थी। हालांकि शाम के समय लोग छंग पीकर कम होशोवास रखते थे। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने इसके आपको प्रश्न उत्तर करवा दिए। प्रश्न उत्तर करवाने का कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमने इसके पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा, सिर्फ समरी को पढ़ा है, लेखक के बारे में पढ़ा है। और चैप्टर को पूरा पढ़ने का कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पहले ये करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर ये चैप्टर है, आप इसको वहां से पढ़ सकते हैं। और कल हम करेंगे तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो प्लीज आप कंटिन्यूटी क्लास देखते रहिए। और 9th क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं।